आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जिनको अगर आप एक बार सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने अपने केस में किन किन पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज आपको इतना ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। ऐसे केसेस में आपको फंसना पड़ रहा है। जब आपके ऊपर 498A का केस होता है या आपके ऊपर जब भी आपकी पत्नी के द्वारा केस किया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी धाराएं होती हैं जिन पर केस किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है 498A की। इसके बाद आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और इसके साथ ही 323, 504, 506, 406 और भी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनका यूज़ केस में किया जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे यहाँ जो लॉ बना हुआ है, हमारे यहाँ जो कानून बना हुआ है, वो केवल महिलाओं के पक्ष में बात करता है, न कहीं भी पुरुष के पक्ष में बात नहीं करता। और ये बहुत बड़ी विडंबना भी है हमारे कानून की। लेकिन इसके विपरीत में अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐसे डिसीजंस आए हुए हैं इन सब ऐसे केसेस पर, जिनको अगर आप देखें और उन्हें आप स्टडी करें तो आप ये पाएंगे कि आज के समय में जब भी ऐसा केस आपकी पत्नी आपके ऊपर करती है तो या तो वो केस बहुत ज़्यादा लंबा खिंचता है, या अगर आप जागरूक हैं और आपने टाइम टू टाइम अपने केस पर ध्यान दिया हुआ है, आपने हर डेट को पर आप जाते हैं और आप अपने वकील को भी, आपने जिन भी वकील को किया है वो वकील आपके बहुत ही अच्छे हैं जो कि इस केस को बखूबी देख सकते हैं, तो ऐसे में आप अपने केस से बहुत जल्द ही निकल सकते हैं। और केवल निकल ही नहीं सकते हैं, साथ में आप अपनी ऐसी पत्नी को भी सजा दिलवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसमें आप क्रॉस केस करके अपनी पत्नी को सजा दिलवा सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा वीडियो बना करके इस चैनल पर पहले से ही दिया जा चुका है कि किन किन धाराओं में आप ऐसी पत्नी को सजा दिलवा सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपने छोड़ दिए होते हैं या आपके वकील साहब ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया होता है। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले तो जब आपके ऊपर जब केस होता है तो आपकी पत्नी जाती है, जाकर के एफआईआर करवाती है, थाने में जाती है, जाकर के कंप्लेन करवाती है और कंप्लेन करवाएगी या फिर एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन देगी। और अगर इन सब के बावजूद भी अगर केस को रजिस्टर नहीं किया जाता है तो उसका फिर क्या होता है कदम कि वो जाती है कोर्ट में जाकर के वहां पर मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाती है। तो ये 3 माध्यम होता है जिन माध्यमों से पत्नी केस करवाती है। लेकिन जब भी पत्नी आपकी इस तरह के केसेस करवाती है तो आजकल ऐसे केसेस में मीडिएशन सबसे पहले करवाया जाता है कि आपका जो केस है वो मीडिएशन सेंटर में भेजा जाएगा। विमेन सेल में भी भेजा जाता है या मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है। अब अगर हम विमेन सेल की बात करें तो जब आपका केस विमेन सेल में जाता है, ट्रांसफर होता है, तो सबसे पहले आपके पास कॉल आता है या वहाँ से मैसेज आता है या आपके पास कोई भी समन कागज वगैरह आता है जिसके माध्यम से आपको ये सूचित किया जाता है कि आपको इस डेट पर वहाँ पर उपस्थित होना है। आप जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आप दोनों की काउंसलिंग की जाती है। वहाँ पर काउंसलिंग करने का मतलब ये होता है कि आप दोनों से आपकी पत्नी ने जो केस किया है उससे उस बारे में पूछा जाता है, उसके बाद आपसे भी पूछा जाता है कि उसमें कितनी सच्चाई है। आप अपना पक्ष रखते हैं, पत्नी अपना पक्ष रखती है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे में ही मामला सुलझ जाता है। आप दोनों के बीच में जो भी वाद विवाद होता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो दोनों वाद विवाद खत्म हो जाता है और विमेन सेल से ही आप दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, या तो साथ में रहने का या तो साथ में नहीं रहने का। अगर साथ में रहने का समझौता होता है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना, या अगर आपकी पत्नी है, अगर महिला इस वीडियो को देख रही है तो उसे भी ध्यान देना जरूरी है। उन्हें भी ये बात जाननी चाहिए कि अगर आपने कोई भी केस किया हुआ है वो अगर सच्चा है तो आपको बिल्कुल ही आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप समझौते के माध्यम से अपने पति के पास वापस जा रही हैं तो, कि आपको उन सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है जिन पॉइंट्स की वजह से, जिन मुद्दों की वजह से आप दोनों के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। और अगर आपने केस झूठा किया था, छोटी सी कोई बात हुई थी और आपने उसे बढ़ा चढ़ा करके उस पर केस कर दिया था, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आगे से अगर आप अपने पति के साथ रहने जाती हैं और अपनी फैमिली में रहने जाती हैं तो पहले ही आप सारी चीजों को आप क्लियर कर दीजिए और आगे से आप ऐसी कोई भी गलती ना करिए। अब इसके बाद फिर
अगर पुरुष है और आपकी पत्नी ने केस किया हुआ है आपके ऊपर और विमेन सेल में आप दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और समझौता इस बात का होता है कि आप दोनों साथ में आगे से आप रहना चाहते हैं, तो वहां पर आप सारे पॉइंट्स को आप जरूर मेंशन करवाइए जिन जिन पॉइंट्स पर आपको ये लगता है कि आपकी पत्नी फिर से किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा खड़ा कर सकती है। और उन सबको आप जब एग्रीमेंट करवाइए तो आप उन सारे पॉइंट्स को जरूर उसमें मेंशन करवा लीजिए। अब इसके बाद जब आपका विमेन सेल में अगर आपका समझौता हो जाता है तो ठीक है, अगर विमेन सेल में समझौता नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि आपकी जो फाइल है या तो मीडिएशन, हम या तो विमेन सेल की बात करें या तो मीडिएशन, दोनों की प्रक्रिया एक ही है। और जब वहां पर जब समझौता नहीं हो पाता तो फाइल ट्रांसफर कर दी जाती है थाने पर। मतलब जो थाने से जो फाइल आई थी वो फिर से कहाँ ट्रांसफर हो गई, वो फिर से ट्रांसफर हो गई है थाने पर। और थाने पर जब ट्रांसफर हो गई तो वहां से फिर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पुलिस वालों का फिर काम होता है कि वो उस एफआईआर को दर्ज कर लें। और जब पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है तो फिर पुलिस अपना काम शुरू करती है, पुलिस इस मामले में फिर इन्वेस्टिगेशन करती है। अब आपको सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि एफआईआर में किन किन पॉइंट्स को बताया गया है, जो शिकायत की गई है वो किन किन पॉइंट्स पर की गई है। और ये आप कैसे देख पाएंगे, आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैम एफआईआर हुई है तो एफआईआर की कॉपी तो हमें मिली नहीं है। आपको सर्टिफाइड कॉपी आपको प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाई है तो वो आप अपने किसी एडवोकेट के माध्यम से आप निकलवा सकते हैं। आप किसी एडवोकेट के पास जाइए, जिनको भी आप अपने केस के लिए हायर करना चाहते हैं आप उनके पास ही जाइए और उनसे आप बोलिए कि वो सर्टिफाइड कॉपी वहां से निकलवा लें एफआईआर की। तो वो एफआईआर की जब सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेते हैं तो उस कॉपी को आप जरूर ध्यान से पढ़िए। उस एफआईआर की कॉपी को आपको, उसमें जो एक एक पॉइंट होते हैं उस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप आगे चल के अपने केस में मुद्दा बना सकते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने केस को मजबूत कर सकते हैं अपने पक्ष में। क्योंकि जब एफआईआर हो चुका है तो उसमें होनी है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जो आईओ होते हैं, वो ऐसे मामलों में बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। जैसे सबसे पहली गलती वो ये करते हैं कि अगर महिला ने बताया है कि यहाँ मेरे साथ मारपीट हुई है, मुझे मारने की कोशिश की गई है या मुझे बहुत मारा पीटा गया है और मैं इस वजह से अपने घर से वापस चली आई, या फिर मुझे मेरे ससुराल वालों ने अपने घर से निकाल दिया है, तो आईओ क्या करते हैं यहाँ पर कि वो उसकी एफआईआर तो नोट कर लेते हैं, वो उसकी कंप्लेंट तो नोट कर लेते हैं, लेकिन कई मामलों में ये देखा जाता है कि आईओ कभी भी मौका स्थल पर नहीं जाते हैं जाकर के वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जबकि सबसे पहला क्या रूल होता है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना हुई है तो उन्हें वहां जाकर के नक्शा नजरी तैयार करनी पड़ती है। और अगर उन्होंने ये किया हुआ है तो उनके चार्जशीट में जरूर वो मेंशन होगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया है और वो उस स्थान पर गए ही नहीं है और बिना किसी भी तरह की विवेचना किए उन्होंने नक्शा नजरी तैयार कर दी है और इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगा दी है, तो आप इस पॉइंट को आप मुद्दा बना सकते हैं। इसके बाद आप, जब ऐसा केस हुआ है तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए थी, जिस जिस पॉइंट को बताया गया है, अगर मारपीट की गई है तो मारपीट की रिपोर्ट, अगर उसमें चोटें आई हैं तो चोट की रिपोर्ट भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके केस में चोट की किसी भी तरह की मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगी हुई है तो आप इस पॉइंट को भी मुद्दा बना सकते हैं कि अगर हमने मारपीट की है और चोट लगी है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। और अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो क्या केवल कह देने मात्र से ही आईओ ने ये मान लिया कि उसके साथ मारपीट हुई है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान दीजिए, आप अगर एफआईआर की कॉपी को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो आप ये पाएंगे कि इसमें कितनी सारी गलतियां हैं और आईओ ने कितना कुछ ऐसा है जो छोड़ दिया है, जो गलतियां की हुई हैं जो आपके फेवर में जा सकती हैं। लेकिन आपको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि आप किन किन पॉइंट्स को आप उठा सकते थे और इस वजह से आज आपको इतना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। तो जब भी अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई भी केस होता है तो आप सबसे पहला काम करिए कि आप एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी उस लीजिए और लेने के बाद आप उसके एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए और उसमें से आप ये भी देखने का प्रयास करिए कि आप किन किन बातों का सबूत दे सकते हैं कि ये सारे हमारे ऊपर आरोप गलत लगे हैं। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप एफआईआर के क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं,
लेकिन अगर आप जाते हैं क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहला आपको आपके लिए क्या ज़रूरत होती है कि आपके पास सबूत होने चाहिए, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं और अगर आप बिना किसी प्रूफ के हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे केवल आपके पैसे की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है। तो अगर आपने एफआईआर की कॉपी देख ली है और आपको ये समझ में आ गया है कि किन किन पॉइंट को आप उठा करके अपने केस में आप रख सकते हैं जो कि आपके फेवर में केस जा सकता है, ऐसे मामलों में आज के टाइम में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी ये कहते हैं कि मैम हमारे ऊपर केस हुआ है, हम बहुत परेशान हैं, या हम आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ऐसे केस भरे पड़े हुए हैं और केस बहुत ज़्यादा तो ऐसे केस हैं जो कि लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन उनमें किसी भी तरह का कोई भी न फाइनल रिपोर्ट लगी है और ना ही कोई केस अभी तक आगे सही स्थिति में पहुंचा ही है। तो अगर आपके ऊपर केस हुआ है तो आपको केवल लड़ना है और आपको सबूत इकट्ठे करने हैं और आपको वो सारे पॉइंट्स देखने हैं जिन जिन पॉइंट्स पर आपके ऊपर कंप्लेन की गई है या शिकायत दर्ज कराई गई है और आपको पता है कि ये सारे पॉइंट्स गलत हैं और आप कहीं ना कहीं से उन बातों का सबूत भी ला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। और अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई भी केस हुआ है और आप चाहते हैं हमसे संपर्क करना, हमसे बात करना चाहते हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करते हैं आप तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी वहाँ से, जिसको आप जब फुलफिल करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। उसके बाद आपके पास इस साइट से कॉल जाएगी और आपकी हमसे बात हो जाएगी। इसके अलावा आप अभी कुछ पोस्ट एक डाली गई थी, कम्युनिटी पोस्ट थी, जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के उस पर मैसेज आए हुए हैं, कुछ आपने टॉपिक्स बताए हैं, उन सारे टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर जल्द ही दिया जाएगा। अगर आपका कोई दूसरा भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर उसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो हम ज़रूर देंगे। और अगर ज़रूरत होगी कि आपका जो क्वेश्चन है उसे प्रॉपर समझ करके अगर उसे जवाब देने की ज़रूरत है तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और उसके बाद ही आप जब हमसे बात करते हैं तो आपको सही तरीके से आपके केस को समझते हुए आपको उसके बारे में सलाह दी जा सकती है। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि उस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो बना करके दिया जाए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी आपको जल्द ही वीडियो बना करके दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जैसे अभी एक टॉपिक था किसी केस से संबंधित था, संतोष कुमार सिंह से संबंधित था, उस पर भी हमें वीडियो बना करके देना है। उस पर इस केस पर भी जो जजमेंट है इस पर भी आपको पूरा वीडियो जल्द ही बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और बिल्कुल भी आपको ऐसे केसेस को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी सलाह चाहिए आप यहाँ से आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।